हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने वाले हैं जिन्होंने दशकों से हमारी समझ को आकार दिया है। हम एक तरह से पुरातात्विक जासूस बनने जा रहे हैं। और ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी है। एक ऐसी सभ्यता जिसने दुनिया को हैरत में डाल रखा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन ईंटों और मिट्टी के नीचे आखिर कौन से नए सच दबे हैं। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि आधुनिक तकनीक ने इस सभ्यता को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया है। पहले क्या माना जाता था? यही कि यहाँ कोई एक बहुत शक्तिशाली राजा रहा होगा, एक केंद्रीय सत्ता रही होगी और फिर अचानक किसी बाहरी आक्रमण से सब कुछ तबाह हो गया, है ना? लेकिन रेडियो कार्बन डेटिंग, प्राचीन डीएनए विश्लेषण और सैटेलाइट इमेजरी जैसे आधुनिक विज्ञान ने इस आक्रमण वाले पुराने सिद्धांत को सिरे से खारिज कर दिया है। नई खोजें एकदम साफ बताती हैं कि यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण था, यानी कोई एक तानाशाह नहीं था, और इनका पतन रातों रात किसी हमले से नहीं, बल्कि जलवायु और पर्यावरण में हुए क्रमिक बदलावों के कारण बहुत धीरे धीरे हुआ था। और ये कोई ऐसा साम्राज्य भी नहीं था जो बस रातों रात बन गया हो। इसके विशाल कालखंड को देखें तो लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्रारंभिक हड़प्पा चरण के तहत छोटे कृषक समुदायों ने शुरुआत की थी। फिर 2600 ईसा पूर्व आते आते ये अपने परिपक्व हड़प्पा चरण में पहुंच गए। ये इस सभ्यता का सबसे समृद्ध और एकदम चरम शहरी स्वरूप था। अंततः 1900 ईसा पूर्व के आसपास उत्तर हड़प्पा चरण में इसका क्रमिक पतन शुरू हुआ। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही लंबे और क्रमिक विकास की कहानी है। इस सभ्यता का भौगोलिक विस्तार सच में अविश्वसनीय है। ये केवल किसी एक छोटी सी नदी घाटी तक सिमटी हुई जगह नहीं थी। आज के आधुनिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के विशाल हिस्सों जैसे जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र तक इसका फैलाव था। इतने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि इनका प्रभाव और इनकी पहुंच कितनी जबरदस्त रही होगी। और क्या अंदाजा है कि हम कितनी बस्तियों की बात कर रहे हैं? 200? 500? जी नहीं, पूरे 2000। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से भी ज्यादा हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इनमें से लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती नदी बेसिन के आसपास केंद्रित हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो क्षेत्र उस समय कितना उपजाऊ रहा होगा और जीवन के लिए कितना अनुकूल था। अब जरा इस विशिष्ट पुरावस्तु पर गौर करें। सेलखड़ी या स्टीटाइट से बनी हड़प्पाई मोहर, इस पर उकेरे गए जानवर के चित्र और वो रहस्यमय लिपि, ये रोजमर्रा की चीजें ही शोधकर्ताओं के लिए सबसे बड़े सुराग का काम करती हैं। बस अफसोस की बात यह है कि इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, और यही बात इस पूरी सभ्यता को एक बहुत बड़ा अनसुलझा रहस्य बना देती है। वैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी साधारण वस्तुएं भी हमें बहुत गहरे राज बताती हैं। पकी हुई मिट्टी यानी टेराकोटा से बने इस छोटे से बैल के प्रतिरूप को ही ले लीजिए। दिखने में ये भले ही बहुत साधारण लगें, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सबूत है। ये साबित करता है कि हड़प्पा के लोग कृषि के मामले में कितने ज्यादा एडवांस थे और उन्हें ये भली भांति पता था कि खेतों की गहरी जुताई के लिए बैलों का इस्तेमाल कैसे करना है। उनके कृषि कौशल की बात करें तो अर्धशुष्क वातावरण होने के बावजूद उन्होंने गेहूं, जौ, दालें और बाजरा उगाने के शानदार तरीके निकाल लिए थे। राजस्थान के कालीबंगन में ऐसे खेत के साक्ष्य मिले हैं जहां हल की रेखाओं के 2 समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक ही साथ 2 अलग-अलग फसलें उगा रहे थे। वहीं अफगानिस्तान के शोरतुगई में प्राचीन सिंचाई नहरों के निशान मिले हैं। इसके साथ ही मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाकर उन्होंने अपने भोजन में विविधता और निरंतरता को भी सुनिश्चित कर लिया था। इन सब के बीच ये समझना भी बहुत जरूरी है कि आखिर इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कैसी रही होगी। 1937 में अर्नेस्ट मक्के ने अपनी उत्खनन रिपोर्ट में एक बहुत ही सटीक बात लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि ये चक्कियां अनाज पीसने का एकमात्र साधन थीं। 2 मुख्य प्रकार की चक्कियां पाई गई हैं। ये छोटा सा उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे पुरातत्वविद छोटे छोटे घरेलू उपकरणों को देखकर अतीत की दिनचर्या को पूरी तरह से जीवंत कर देते हैं। मैकी की वो बात इन अवतल चक्कियों को देखने पर एकदम सच साबित होती है। बलुआ पत्थर से बनी इन चक्कियों के आधार उत्तल होते थे ताकि इन्हें जमीन या मिट्टी में मजबूती से टिकाया जा सके।
मैके ने बताया कि एक चक्की का इस्तेमाल तो अनाज पीसने के लिए होता था, जबकि दूसरी छोटी चक्की का उपयोग जड़ी बूटियों और मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। दिलचस्प बात यह है कि काम करने वाले मजदूरों ने इन मसाला कूटने वाली चक्कियों को सालन पत्थर यानी करी स्टोन का नाम दे दिया था। है ना मजेदार? चलिए अब घरों से निकलकर उनके शहरों की तरफ चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बेमिसाल पहलू उनकी नगर नियोजन कला है। जरा सोचिए, ईंट और गारे से बने इन विशाल शहरों की नींव रखने के लिए किस पैमाने पर श्रम की जरूरत पड़ी होगी। ये वास्तुकला की कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मोहनजोदड़ो जैसे शहरों की बसावट को देखें तो ये स्पष्ट रूप से दो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। पहला हिस्सा था दुर्ग यानी सिटाडेल, जो थोड़ा छोटा था, लेकिन इसे ऊंचे कच्चे ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था और ये चारों तरफ से दीवारों से घिरा था। दूसरा हिस्सा था निचला शहर, जो आकार में काफी बड़ा था। ये भी दीवारों से घिरा था और इसके भवनों को भी ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। ये साफ तौर पर एक विकेंद्रीकृत लेकिन गजब की व्यवस्थित बसावट का सबूत है। वास्तुकला के नजरिए से जो बात सच में दिमाग घुमा देती है, वो है निर्माण सामग्री का मानकीकरण। ईंटें चाहे धूप में सुखाई गई हों या भट्टे में पकाई गई हों, उनका अनुपात एकदम फिक्स था। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 4-2-1 था। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी एक राजा या तानाशाह के आदेश के यही समान अनुपात हड़प्पा की सभी बस्तियों में इस्तेमाल किया गया था। ये पूरे क्षेत्र में फैले एक बहुत ही गहरे और साझा वास्तुकला ज्ञान को दर्शाता है। और अब हम बात करेंगे इस सभ्यता की शायद सबसे महान उपलब्धि की, प्राचीन जल निकासी और स्वच्छता प्रणाली। सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ सफाई को लेकर उनका जो समर्पण था, वो उस दौर के किसी भी अन्य साम्राज्य से मीलों आगे था। सच में कोई मुकाबला ही नहीं था। ये ग्रिड पद्धति एक शानदार रिवर्स इंजीनियरिंग का कमाल थी। इसका तरीका बिल्कुल लॉजिकल था। सबसे पहले सड़कों और गलियों को एक ग्रिड के रूप में बिछाया गया, जिनके साथ पक्की नालियां बनी हुई थी, जो एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटती थीं। इसके बाद उन गलियों के दोनों तरफ घरों का निर्माण किया गया और अंत में घर के गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए हर घर की दीवार को गली की नाली से जोड़ दिया गया। घर का पानी पहले एक हौदी में गिरता था, जहां ठोस कचरा नीचे बैठ जाता था और फिर सिर्फ गंदा पानी गली की मुख्य नाली में बह जाता था। कितना स्मार्ट तरीका है। पक्की हुई ईंटों से बने इस बेहतरीन अपशिष्ट जल प्रबंधन को देखकर 1948 में अर्नेस्ट मैके ने बिल्कुल सही लिखा था, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हजारों साल पहले वे लोग साफ सफाई को लेकर कितने ज्यादा जागरूक थे। नालियों को ढकने के लिए ऐसी ईंटों या चूना पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था जिन्हें सफाई के वक्त आसानी से हटाया जा सके। चलिए अब इस निचले शहर से वापस दुर्ग यानी सिटाडेल की ओर चलते हैं। समकालीन सभ्यताओं में जहां राजाओं के बड़े बड़े भव्य महल होते थे, वहीं हड़प्पा के इस दुर्ग पर हमें ऐसा कोई महल नहीं मिलता। इसके बजाय यहाँ विशाल माल गोदाम जैसी सार्वजनिक संरचनाएं और अनुष्ठान स्थल देखने को मिलते हैं। इससे यही लगता है कि इन जगहों का उपयोग शायद पूरे समुदाय के लिए सामूहिक रूप से किया जाता था। इसी दुर्ग के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक जीता जागता अजूबा है। इसके चारों ओर गलियारे बने थे, नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां थीं और सबसे खास बात, पानी को रिसने से रोकने के लिए ईंटों के साथ जिप्सम की गारे का इस्तेमाल किया गया था। इस तरह की बेहतरीन जलरोधी तकनीक और इसके आसपास बने छोटे स्नानघरों को देखकर यही अंदाजा लगता है कि इसका उपयोग जरूर किसी विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता होगा। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में हम कहाँ पहुँचते हैं? हमने उनकी शानदार इंजीनियरिंग देखी, उनके कृषि कौशल को करीब से समझा और उनकी बेमिसाल स्वच्छता प्रणाली को भी जाना। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी अपनी जगह खड़ा है। जब तक उनकी वो रहस्यमयी लिपि पढ़ी नहीं जाती और उनके अनुष्ठानों का असली मकसद पता नहीं चलता, तब तक कौन जानता है कि इन हड़प्पाई ईंटों के नीचे प्राचीन विश्व के और कौन-कौन से गहरे राज छिपे हैं। ये एक ऐसी पुरातात्विक जासूसी कहानी है जिसका अंतिम अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है।